चलिए अब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शुरू करेंगे। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो परमाणु यूज होगा वो हाइड्रोजन परमाणु होगा और उस हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन आद्य अवस्था में रहना पसंद करता है। चलिए इमेजिन करते हैं कि एक हाइड्रोजन परमाणु है और उस हाइड्रोजन परमाणु में सबसे सेंटर में तो बच्चों नाभिक होगा, उसके बाद पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, मतलब वहां पर अनंत कोष होंगे। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं रुकना था तो मैंने 7 कोष बना दिए। आपकी इच्छा हो आप 8 बना दो, 10 बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं जो है हाइड्रोजन परमाणु के विभिन्न कोष को व्यक्त कर रही हैं। अब हम जानते हैं कि इन सभी कोष में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आद्य अवस्था में रहना पसंद करता है, लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करेगा, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करेगा तो वो उत्तेजित होगा और वो किसी उत्तेजित अवस्था में जाएगा। या तो इलेक्ट्रॉन पहले कोष से दूसरे पर जाएगा, तीसरे पर जाएगा, चौथे पर जाएगा, पांचवें पर जाएगा या छठे पर जाएगा या किसी और उत्तेजित अवस्था में जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा। मुझे बताइए, जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा तो वो ऊर्जा को अवशोषित करेगा या उत्सर्जित करेगा? सीधी सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा तो वो ऊर्जा को अवशोषित करेगा। मतलब तब जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कौन सा स्पेक्ट्रम होगा? अवशोषण स्पेक्ट्रम। मैं वापस बोल रहा हूं इस बात को। जब इलेक्ट्रॉन आद्य अवस्था को छोड़ करके उत्तेजित होगा, मतलब ऊपर जाएगा, तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसका नाम है अवशोषण स्पेक्ट्रम। लेकिन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी उत्तेजित अवस्था में स्थायी नहीं होता, वो वापस कहां आएगा? आद्य अवस्था में आएगा। मतलब वापस वो ऊपर से नीचे आएगा। लेकिन जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसका नाम क्या है? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। एक क्लियरिटी हमारे मन में आ गई है यहां से, वो ये कि जब जब हम अवशोषण स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तब इलेक्ट्रॉन को हम नीचे से ऊपर भेजेंगे और जब हम लोग उत्सर्जन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तब इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऊपर से नीचे भेजेंगे। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन शुरू में कहां पर है? आद्य अवस्था में है। अगर उसने ऊर्जा को अवशोषित किया, ऊपर चला गया, स्पेक्ट्रम का नाम है अवशोषण स्पेक्ट्रम। चलिए मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन जो है 7वें कोष में चला गया। मैंने 7 कोष बनाए हुए, तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है आद्य अवस्था को छोड़ करके कहां पर जा चुका है? अब वो 7वें कोष पर जा चुका है। मतलब अब वो आद्य अवस्था पर नहीं है, लेकिन वो वहां पर स्थायी नहीं रहेगा, वापस आद्य अवस्था में आएगा। स्पेक्ट्रम का नाम है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। और इस टॉपिक की शुरुआत भी हमें उत्सर्जन स्पेक्ट्रम से ही करनी है। हाँ बिल्कुल, हम अवशोषण स्पेक्ट्रम भी पढ़ेंगे, लेकिन इस टॉपिक के बिल्कुल एंड में पढ़ेंगे। वो बहुत छोटा सा एक पार्ट होगा, लेकिन जो मेन हमें डिस्कशन करना है वो है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का। यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन को ऊपर से नीचे भेजना है। ऊपर से कहां से भेजना है? किसी भी उत्तेजित अवस्था से भेजना है, लेकिन अल्टीमेटली कहां तक भेजना है? आद्य अवस्था तक ही भेजना है। ये तो फिक्स है कि इलेक्ट्रॉन जो है आद्य अवस्था तक ही आएगा, लेकिन कहां से आएगा? वो कहीं से भी आ सकता है। चलिए मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को 7वें कोष से पहले कोष तक भेजना है। मैं वापस क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए, जब इलेक्ट्रॉन 7वें कोष से पहले कोष पर आएगा, स्पेक्ट्रम का नाम क्या होगा? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। मानते हैं इस बात को? बेटे मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं, अगर ये पिक्चर आपके मन में क्लियर हो गई ना तो ये आप जीवन भर नहीं बोलने वाले। ये ऐसा टॉपिक है जो आज पढ़ लिया तो आप 10 साल बाद भी किसी और को पढ़ा पाओगे, इस बात की गारंटी है। समझ लेना इसे बहुत ध्यान से। चलिए, इलेक्ट्रॉन को हमें ऊपर से नीचे लेके आना है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो वो एक या एक से अधिक पदों में आएगा। दोबारा सुन लेना, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो वो एक या एक से अधिक पदों में, मतलब वो बहुपदों में आएगा। मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं? मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को 7वें कोष से पहले कोष पर आना है, तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन जो है 7वें से पहले पर डायरेक्टली कूद जाए। हो सकता है इलेक्ट्रॉन पहले 7वें से छठे पर आए और फिर छठे से पहले पर कूद जाए। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इलेक्ट्रॉन 7वें से 5 पर आए और 5 से 1 पर आ जाए। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इलेक्ट्रॉन 4 तक आए फिर 1 तक आए। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो 3 तक आए फिर 1 तक आए। मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं, और ये सभी पॉसिबिलिटी की मैं बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो अवशोषक सैंपल मैंने लिया था, उस अवशोषक सैंपल में एक हाइड्रोजन परमाणु नहीं था, उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन परमाणु थे। अगर हाइड्रोजन परमाणु बहुत सारे हैं तो इलेक्ट्रॉन भी बहुत सारे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं तो यार सभी पॉसिबिलिटी को हमें काउंट करना होगा। जब इलेक्ट्रॉन 7वें कोष से पहले कोष पर आया तो वो बहुपदों में आया। बहुत सारे पद हमने बनाए। इवन ये भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन 7 से 6, 6 से 5,
5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 पर आए, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। इवन ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो 2-2 सीढ़ियां जंप करके आए, हो सकता है वो 3-3 सीढ़ियां जंप करके आए। अरे वो बहुत सारे तरीके से पहले कोष पर आ सकता है, मतलब वो बहुपदों में पहले कोष तक आ सकता है। बहुत सारे ट्रांजिशन हो सकते हैं, बहुत सारे संक्रमण हो सकते हैं, इतने सारे संक्रमण हो सकते हैं कि आगे भी आने वाले हैं। मैंने बनाए नहीं है, हम बना सकते हैं, जरूरत नहीं है बाकी उसकी। कहना चाहता हूं इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आएगा तो वो बहुपदों में आएगा। स्पेक्ट्रम का नाम क्या होगा? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। हमें इस उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में इन रेखाओं की स्टडी करनी है, ये हमारा टारगेट है। हमारा टारगेट क्या है कि हमें इन रेड लाल वाली रेखाओं की स्टडी करनी है। लाल तो मैंने बोल दिया, लाल बना दिया, कोई कलर नहीं इनका, बस इन रेखाओं की स्टडी हमें करनी है। लेकिन इनकी स्टडी बहुत डिफिकल्ट फील हो रही है। डिफिकल्ट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यार अभी तक तो हमने सारी रेखाएं बनाई भी नहीं है, बनाने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, तो उनकी स्टडी करना और डिफिकल्ट होगा। स्टडी मतलब हर एक लाइन का नाम रखना होगा। आप इस टॉपिक के खत्म होने के बाद इस लाइन का नाम रख पाएंगे, इस लाइन का नाम रख पाएंगे, हर एक लाइन का नाम आपको पता होगा, इस बात की गारंटी है। हर एक लाइन के लिए हम लोग तरंगधैर्य निकाल पाएंगे, हर एक लाइन के लिए हम लोग यहां पर आवर्ती निकाल पाएंगे। हमें हर एक लाइन के लिए बहुत कुछ कैलकुलेशन करनी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट फील हो रही है। क्यों डिफिकल्ट फील हो रही है? क्योंकि यार अभी तो और भी लाइनें हमें बनाना पड़ेगा और फिर उसमें कैलकुलेशन करना होगा। तो इन लाइंस की स्टडी को आसान करने के लिए, मैं इन लाइंस को ग्रुप में डिवाइड करूंगा। किसमें डिवाइड करूंगा? ग्रुप में डिवाइड करूंगा। चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर, ग्रुप में डिवाइड करूंगा। इन लाइंस की स्टडी को आसान करने के लिए हम इन लाइंस को ग्रुप में डिवाइड करेंगे। कैसे समझते हैं? चलिए, ग्रुप नंबर 1 मैं ऐसे ग्रुप को बनाऊंगा जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी कोश से पहले कोश पर आ रहा होगा। कुछ लाइन को मैं अलग से हाईलाइट कर रहा हूं, समझना ध्यान से। पहला ग्रुप जो मैं बना रहा हूं वो एक ऐसा ग्रुप है जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी कोश से कहां पर आ रहा है? पहले कोश पर आ रहा है। समझ में आ रहा होगा आपको। मैंने इन सभी लाइंस में से कुछ सेलेक्टेड लाइन काउंट की और उन सेलेक्टेड लाइन को अलग अलग कलर से ड्रॉ कर दिया ताकि अलग अलग विजिबल हो वो। तो इन लाइन की स्टडी को आसान करने के लिए हमने पहला ग्रुप कौन सा बनाया? पहला ग्रुप वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी कोश से कहां पर आ रहा है? पहले कोश पर आ रहा है। तो क्या किया हमने? फर्स्ट ग्रुप बनाने के लिए हमने एक ऐसा ग्रुप लिया जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी कोश से कहां पर आ रहा है बच्चों? पहले कोश पर आ रहा है। कहां पर आ रहा है? पहले कोश पर आ रहा है। आप इस पूरे डायग्राम को देख के कंफ्यूज ना हो, जो मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस करें। तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है, इनको उठा करके मैंने यहां पर अलग से ड्रॉ कर दिया। क्या यह बात आपको समझ में आ रही है? सिमिलरली दूसरा ग्रुप वो होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी कोश से दूसरे कोश पर आएगा। दूसरा ग्रुप वो होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी कोश से कहां पर आएगा? दूसरे कोश पर आएगा। चलिए सर्च करते हैं। एक लाइन तो मुझे ये वाली दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है। एक लाइन मुझे ये भी दिखाई दे रही है, और भी लाइन आएंगी जो मैंने ड्रॉ नहीं की है। लेकिन हां, दूसरा ग्रुप मैंने डिफाइन कर दिया, ऐसा ग्रुप जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी कोश से कहां पर आएगा? दूसरे कोश पर आएगा, और उसको मैंने एक अलग ग्रुप के रूप में यहां पर ड्रॉ कर दिया। आपको शायद अब बात समझ में आ रही होगी। तीसरा ग्रुप वो होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी कोश से तीसरे पर आएगा, चौथे में 4 पर आएगा, पांचवें में 5 तक आएगा और छठे में 6 तक आएगा। मतलब हमने यहां पर ओवरऑल 6 ग्रुप बना दिए जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर तक आ रहा है। पहला ग्रुप जिसमें इलेक्ट्रॉन 1 तक आ रहा है, दूसरा ग्रुप जिसमें इलेक्ट्रॉन 2 तक आ रहा है, तीसरा ग्रुप जिसमें इलेक्ट्रॉन 3 तक आ रहा है, एंड सो ऑन। अब मुझे बताइए कि कौन सा डायग्राम बनाना इजी रहेगा? ये जो मैंने रफ डायग्राम बनाया है इसको बनाना इजी है या इस वाले डायग्राम को बनाना इजी है? ये वाला डायग्राम बनाना बहुत इजी है बच्चों, क्योंकि इसमें वो सभी लाइन आ गई जो हम यहां पर ड्रॉ नहीं कर पा रहे थे, या कर पाते लेकिन हम दिमाग लगाना पड़ता, समय खर्च होता। तो बात इतनी सी है बच्चों, ये तो एक रफ डायग्राम है, ये तो बिल्कुल एक रफ डायग्राम है जो मैंने ड्रॉ किया। इसको आपको ड्रॉ बिल्कुल भी नहीं करना, आपको केवल यहां पर 2 शब्दों पर फोकस करना है। उसको मैं बिल्कुल रिपीट कर रहा हूं, फोकस करना। पहला शब्द तो यह है कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया, ऊपर से नीचे आते समय वह बहुपदों में नीचे आया, बहुत सारे पदों में नीचे आया, और जब बहुपदों में नीचे आया तो हमें बहुत सारी रेखाएं प्राप्त हुई। उन रेखाओं की स्टडी को आसान करने के लिए हमने उन रेखाओं को ग्रुप में डिवाइड कर दिया। 2 शब्द हैं। पहला शब्द है बहुपद,
क्वेश्चंस में मिलेगा आपको, ये ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में आपको लिखा मिलेगा बहुपद। बहुपद का मतलब एक से अधिक पदों में वो नीचे आ रहा है, और उन लाइन के स्टडी को आसान करने के लिए उनको हमने ग्रुप में डिवाइड कर दिया। चलिए अब चलिए इस फर्स्ट वाले ग्रुप पर फोकस करते हैं। फर्स्ट वाला ग्रुप वो ग्रुप है जिसमें इलेक्ट्रॉन कहां पर आ रहा है, पहले कोष पर आ रहा है, पहले कोष पर आ रहा है। चलिए काम करते हैं, एक डाउट, पहले तो डाउट क्लियर करते हैं। कई बच्चों को यहां पर एक डाउट रहता है, कई लोग बोलते हैं कि सर इस दूसरे वाले ग्रुप में इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष तक आया, दूसरे वाले ग्रुप में इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष तक आया, सर क्या ये दूसरे कोष में अटक गया क्या? डाउट आता है कई बच्चों को कि सर क्या ये इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष तक अटक गया क्या? नहीं, ये दूसरे कोष तक अटका नहीं है, वो दूसरे से पहले पर भी आ रहा है, बस ग्रुप बदल गया, केवल ग्रुप बदल रहा है। कई लोग सोचते हैं सर इस लास्ट वाले में इसमें इलेक्ट्रॉन क्या छठे कोष तक अटक गया क्या? बच्चों वो अटका नहीं है, इलेक्ट्रॉन छठे से पांचवें तक, पांचवें से चौथे तक, चौथे से तीसरे तक, और वो अल्टीमेटली कहां पर आ रहा है, पहले कोष तक आ रहा है, बस ग्रुप बदल गया ताकि उन रेखाओं की स्टडी इजी हो जाए। अब बात शायद आपको समझ में आ रही होगी। चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर जो है इस पहले वाले ग्रुप पर फोकस करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी कोष से पहले कोष पर आया तो ऊर्जा अवशोषित होगी या उत्सर्जित होगी? आप जानते हैं ऊपर से नीचे आने पर ऊर्जा उत्सर्जित होगी, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन पहले कोष तक आता है तो वो ऊर्जा जो उत्सर्जित होती है वो पराबैंगनी क्षेत्र में होती है। कौन से क्षेत्र में होती है? पराबैंगनी क्षेत्र में होती है, मतलब ऊर्जा पराबैंगनी किरणें होती हैं। कौन सी किरणें होती हैं? पराबैंगनी किरणें। आपको याद होगा विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा था, उसमें गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, फिर दृश्य तरंगे, अवरक्त तरंगे एंड सो ऑन, ऐसी तरंगे आई थी, ऐसी किरणें आई थी। उनमें से एक किरणें कौन सी किरणें भी थी? पराबैंगनी किरणें थी। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से आद्य अवस्था में आएगा तो जो किरणें उत्सर्जित होंगी वो कौन सी किरणें होंगी? पराबैंगनी किरणें होगी। ये हमें रटना है, ये फैक्ट है जो आपको याद करना है। क्यों है ये रटना समझना? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे कोष से पहले कोष पर आया, इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे कोष से पहले कोष पर आया, कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप जानते हैं इस बात को। अगर इलेक्ट्रॉन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा तो बेटा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा पराबैंगनी किरणें है तो हैं, इसमें समझने का तो कुछ है नहीं, ये तो फैक्ट है कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा पराबैंगनी किरणें होती हैं। उसी प्रकार से यदि इलेक्ट्रॉन मान लो अनंत से भी एक पर आया, हाइड्रोजन परमाणु में याद करो, अगर इलेक्ट्रॉन अनंत से एक पर आया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित होती है। बेटा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा भी पराबैंगनी क्षेत्र में आती है, तो हम क्या करें? ये तो फैक्ट है, रटना है हमें। ये पॉइंट ये कहना चाहता हूं कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से आद्य अवस्था तक आएगा तो जो किरणें उत्सर्जित होंगी वो कौन सी होंगी? पराबैंगनी किरणें, रटना है ये। उसी प्रकार से यदि इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे कोष में आएगा तो जो किरणें निकलेंगी वो दृश्य तरंगें होगी, दृश्य क्षेत्र में होंगी, दृश्य किरणें होंगी, मतलब विबग्योर मिलेगा, मतलब हमें डिफरेंट कलर मिलेंगे यहां पर। उसी प्रकार से यदि इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से यहां तीसरे कोष तक आता है तो अवरक्त किरणें मिलती हैं, यहां पर भी अवरक्त मिलती हैं, यहां पर भी अवरक्त हैं और यहां पर भी अवरक्त ही हैं, लास्ट वाले में भी अवरक्त ही हैं। बस वहां पर दूरस्थ अवरक्त लिखा हुआ है। इस दूरस्थ का मतलब क्या है ये मैं आपको समझाने वाला हूं। क्या मतलब है इसका भी मैं आपको समझाऊंगा, बट मैं चाहता हूं कि अभी दिमाग में सेट कर लें। मैंने बहुत ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं है यहां पर, मैं केवल आपको ये समझा रहा हूं कि इन रेखाओं का मतलब क्या है। हो सकता है आपने कहीं ना कहीं ये डायग्राम पहले पढ़ रखा हो, जिन्होंने नहीं भी पढ़ रखा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पढ़ रखा हो तो हो सकता है आपको डायग्राम का मीनिंग ही ना समझ में आए। बट बच्चों मैं वही मीनिंग आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमें लाइन का मतलब समझ में आना चाहिए, लाइन आई क्यों है, इस लाइन का आने का रीजन तो ये डायग्राम हमें बताता है जो अभी मैंने ड्रॉ किया था रफली। चलिए अब मैंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन ऊपर से पहले कोष में आया, पराबैंगनी क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र, अवरक्त क्षेत्र, अवरक्त क्षेत्र, अवरक्त क्षेत्र, और यहां पर क्या है? दूरस्थ अवरक्त क्षेत्र। दूरस्थ अवरक्त का मतलब क्या है? यहां पर देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम जो हमने पढ़ा उसमें गामा किरणें आया था, फिर एक्स किरणें आया था, फिर बच्चों यहां पर पराबैंगनी आया था, पराबैंगनी को इंग्लिश में हम अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं। उसके बाद में दृश्य तरंगें आया था, उसके बाद में जो है अवरक्त इंफ्रारेड रेज आया था, और उसके बाद में सूक्ष्म और रेडियो तरंगें आया था। खैर हमें यहां पर जो मतलब है केवल पराबैंगनी, दृश्य और अवरक्त से मतलब है।
दूरस्थ अवरक्त का मतलब क्या है समझते हैं। देखिए, पराबैंगनी क्षेत्र एक क्षेत्र है, एक रेंज है कि इस रेंज से, इस मिनिमम रेंज से इस मैक्सिमम रेंज तक की सारी किरणें क्या होती है, पराबैंगनी होती है। एक रेंज है ये। उसी प्रकार से दृश्य किरणों की भी एक रेंज होती है और उसी प्रकार से अवरक्त की भी एक रेंज है कि इस ऊर्जा से इस ऊर्जा तक की सभी किरणें अवरक्त किरणें हैं। लेकिन लास्ट वाले ग्रुप में केवल दूर वाला रीजन ही कवर होता है, लास्ट वाला रीजन ही कवर होता है। मतलब इसमें पूरा रीजन कवर नहीं होता, इसलिए इसे दूरस्थ नाम दे दिया गया। मैं तो इवन ये कहूंगा कि इस दूरस्थ को आप हटा भी सकते हैं क्योंकि ये है तो अवरक्त ही है, तो ये अवरक्त ही। मतलब आपसे कोई पूछे कि अवरक्त क्षेत्र कितने ग्रुप में आएगा तो आपका आंसर होगा 4। देखिए, इन चारों ग्रुप में, इन लास्ट के चारों ग्रुप में कौन सा क्षेत्र आ रहा है, अवरक्त क्षेत्र। क्लियर है। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं अब इसमें। ये जो पहला ग्रुप है, इस पहले ग्रुप को हम बोलते हैं बच्चों लाइमन श्रेणी। ये नाम याद करना है, साइंटिस्ट के नाम पर ऊपर है। पहले ग्रुप को हमने नाम दिया लाइमन श्रेणी, उसके बाद सेकंड ग्रुप को हमने नाम दिया है बामर श्रेणी, फिर पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री। ये जो 6 नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने हैं, सीक्वेंस वाइज याद करना पड़ेगा। आज कम से कम जो है 15 बार 20 बार ये बोलना है आपको। लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री। लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री, ये बार बार बोलना है, तब जाकर के याद होने वाला है। क्लियर हो रही है बात। तो बेटा ये डायग्राम का मीनिंग हमें समझ में आना चाहिए कि ये डायग्राम आया क्यों है, कैसे आया है। मुझे बताइए, जो स्पेक्ट्रम हमने अभी ड्रॉ किया है इसको आप अवशोषण कहोगे या उत्सर्जन कहोगे? सीधी सी बात है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया, इसलिए स्पेक्ट्रम का नाम क्या है, उत्सर्जन। इतनी सारी रेखाएं क्यों मिली? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुपदों में नीचे आया। उन बहुपदों में नीचे आया तो बहुत सारी रेखाएं मिली। रेखाओं की स्टडी को आसान करने के लिए हम उन रेखाओं को ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं और हर एक ग्रुप का नाम भी रख रहे हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मान लीजिए आपसे बोला गया इलेक्ट्रॉन छठे कोश से पहले कोश पर आया। इमेजिन करना, इलेक्ट्रॉन छठे कोश से पहले कोश पर आया, उसको आप लाइमन कहोगे, बामर कहोगे, या उसका नाम क्या रखोगे? अगर वो पहले कोश तक आया तो सीधी सी बात है, उसे हम क्या बोलेंगे, लाइमन। इलेक्ट्रॉन अगर मान लो चौथे कोश तक आया, मान लो हमसे बोला गया इलेक्ट्रॉन अनंत से चौथे कोश पर आया, अनंत से आया चौथे कोश तक, तो हम काउंट करेंगे लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, मतलब इलेक्ट्रॉन चौथे कोश तक आया, मतलब वो ब्रैकेट लाइन है। बात समझ में आ रही है आपको? हमें काउंट करना है, सिंपल सी बात है। अगर हमसे बोला गया इलेक्ट्रॉन जो है 7वें कोश से तीसरे कोश पर आया, तो हम सोचेंगे लाइमन, बामर, पाश्चन। पाश्चन मतलब तीसरे कोश तक आएगा, तो मतलब उसका नाम क्या होगा, पाश्चन श्रेणी। क्लियर है। जो जो अभी हमने पढ़ा उसको हमने एक टेबुलर फॉर्म में सामने बनाया हुआ है। ये टेबल बहुत जरूरी है समझना। चलिए, हमने यहां पर ओवरऑल 6 श्रेणी पढ़ी, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री। उसमें जो क्षेत्र आता है, जो विकिरणें निकलती हैं, लाइमन में होती है पराबैंगनी, बामर में दृश्य, पाश्चन में अवरक्त, ब्रैकेट में अवरक्त, फुंड में भी अवरक्त और हम्फ्री में भी अवरक्त ही है। मैं तो सजेशन आपको ये दूंगा कि यहां पर अवरक्त ही याद करें। दूरस्थ क्योंकि बुक्स में छपा होता है तो मैंने भी छाप दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जब आप बुक्स पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। अवरक्त मतलब इन चारों को हमें काउंट करना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं इसी में। अब मैं यहां पर 2 टर्म डिफाइन करूंगा। यहां पर 2 टर्म है, एक तो है बच्चों यहां पर N2 और एक टर्म है यहां पर N1। टेबल को मत देखना, टेबल अभी हमारे काम की नहीं है, जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना। 2 टर्म डिफाइन कर रहा हूं यहां पर, एक तो है N2 और एक है N1। N2 का मतलब होता है उच्च ऊर्जा स्तर और N1 का मतलब होता है निम्न ऊर्जा स्तर। N2 का मतलब है ऊपर वाला कोश, उच्च ऊर्जा स्तर, ऊपर वाला कोश, और N1 का मतलब है नीचे वाला कोश। भाई हम जानते हैं कि स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन किसी एक कोश से दूसरे कोश पर जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब किसी एक कोश से दूसरे कोश पर जाएगा तो 2 कोश आएंगे। 2 कोश में से एक का नाम होगा N2, एक का नाम होगा N1। N2 होगा ऊपर वाला कोश, N1 होगा नीचे वाला कोश। बात समझ में आ रही है? जैसे लाइमन की बात करते हैं, हमने ये पढ़ा कि लाइमन में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाता है। हम जानते हैं कि लाइमन में इलेक्ट्रॉन कहीं से भी पहले कोश तक जाएगा, कहीं से भी पहले कोश तक जाएगा। मतलब यहां पर N2 का मान क्या होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अनंत कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा। मतलब हमने N2 और N1 का मान डिफाइन कर दिया। लाइमन श्रेणी अगर है तो N2 का मान 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है, लेकिन N1 का मान कितना होगा, 1। बामर में इलेक्ट्रॉन कहां तक आएगा, 2 तक।
कहां से आएगा? उसके ऊपर वाले कोष कहीं से भी आएगा। पाश्चन में इलेक्ट्रॉन 3 तक आएगा, कहां से आएगा? ऊपर से कहीं से भी आएगा। ब्रैकेट में 4 तक आएगा, फुंड में 5 तक आएगा और हम्फ्री में 6 तक आएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, हमने यहां पर N2 और N1 दो वेरिएबल डिफाइन कर दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि वो श्रेणी बताओ जिसके लिए N1 का मान 2 है, N1 का मान 2 मतलब नीचे वाले कोष का मान 2, लाइमन नहीं होगा, क्या होगा? बामर। बामर में इलेक्ट्रॉन कहां तक आता है? 2 तक आता है। क्लियर है बच्चों? तो ये बहुत सिंपल सी बातें, बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत सिंपल सी, एक कहानी की तरह हमें समझना है इसे। ये स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है, बहुत सारी श्रेणी मिली, उनमें हमने विकिरणों की ऊर्जा के हिसाब से इसे बांट दिया, N2 और N1 का मान लिखना शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट बात आती है रेखाओं की संख्या। एक क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर देना। आंसर देना मतलब सोचना आंसर के बारे में। मुझे बताइए, इस लाइमन श्रेणी पर फोकस करना आप, लाइमन पर, और इस लाइमन श्रेणी पर फोकस करके बताइए कि इस लाइमन श्रेणी में कुल कितनी रेखाएं हैं। अगर मैं काउंट करूं तो लाइमन श्रेणी में ओवरऑल मुझे तो यहां पर 6 रेखाएं दिखाई दे रही हैं। लाइमन श्रेणी में कितनी रेखाएं हैं? 6, अगर आप काउंट करोगे तो क्या लाइमन श्रेणी में हमेशा 6 रेखाएं होती हैं क्या? नहीं, लाइमन श्रेणी में 6 रेखाएं क्यों आई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन 7वें से आया। कई लोग सोचते सर 6ठे से भी तो आया, 5वें से भी तो आया। नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन कहां से चलना शुरू हुआ? 7वें से चलना शुरू हुआ। तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि 7वें से आ रहा है तो ओवरऑल 6 रेखाएं हैं। अगर इलेक्ट्रॉन जो है 6ठे कोष से प्रारंभ होगा तो 5 रेखाएं आएंगी, बना के देखना। इलेक्ट्रॉन अगर 5वें कोष से शुरू होगा तो 4 रेखाएं आएंगी, मतलब एक कम कर रहे हैं, यानी कि लाइमन श्रेणी में रेखाओं की संख्या है N2-1। दोबारा समझना, अगर इलेक्ट्रॉन 7वें कोष से चलना प्रारंभ हुआ, 7वें कोष से चलना प्रारंभ हुआ तो 6 रेखाएं, 6ठे से चलना प्रारंभ हुआ तो 5 रेखाएं, मतलब लाइमन श्रेणी में कुल रेखाओं की संख्या है N2-1। उसी प्रकार से यदि आप बामर पर फोकस करें तो बामर में मुझे यहां पर 5 रेखाएं दिखाई दे रही हैं। 5 रेखाएं कब हैं? तब जब इलेक्ट्रॉन 7वें कोष से आ रहा है। 7वें से आ रहा है तो कितनी है बेटा? 5 रेखाएं। अगर 6ठे से आएगा तो 4 रेखाएं, मतलब हमें यहां 2 कम करना पड़ेगा, मतलब N2-2। उसी प्रकार से बामर के बाद पाश्चन में आएगा N2-3 और लास्ट में हम्फ्री में कितना आएगा? N2-6। समझना है, इसे रटना नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर हम्फ्री पर आप फोकस करोगे तो इलेक्ट्रॉन यदि 7वें कोष से आ रहा है तो हम्फ्री में कितनी रेखाएं हैं? 1 का कैसे आएगा? सिंपल है, 7-6 बराबर कितना होगा? 1। तो बेटा ये टेबल बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये टेबल वो सभी चीजों को समराइज कर रहा है जो अभी तक हमने पढ़ा। इसके बाद तो हमें क्वेश्चन करने हैं, वो हम कर लेंगे, लेकिन मेनली बेटा आपको ये समझ में आना चाहिए कि डायग्राम कैसे बना, डायग्राम का मतलब क्या है, इन रेखाओं का मतलब क्या है, ये रेखाएं आई क्यों है, इतनी सारी रेखाएं क्यों आई है। इतनी सारी रेखाओं के आने का कारण है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे बहुपदों में आया। उन बहुपदों के कारण बहुत सारी रेखाएं मिली। उन रेखाओं के स्टडी को आसान करने के लिए ग्रुप बना दिए और ग्रुप में हमने रेखाओं की संख्या निकालना शुरू कर दिया। बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यार लाइमन में रेखाओं की संख्या कितनी होगी, आपका आंसर क्या होगा? N2-1। मैं आपसे पूछता हूं कि पाश्चन, एक बार पाश्चन पर फोकस करो, पाश्चन में रेखाओं की संख्या कितना होगा, आपका आंसर क्या होगा? N2-3 एंड सो ऑन। ये आपको विभिन्न श्रेणी में रेखाओं की संख्या तक पहुंचा देगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि स्पेक्ट्रम में कुल रेखाओं की संख्या कितना होगा। भाई अगर मैं आपसे इस डायग्राम पर फोकस करने के लिए कहूं तो लाइमन में 6 रेखाएं, बामर में 5 रेखाएं, पाश्चन में 4 रेखाएं एंड सो ऑन। अगर मैं कुल रेखाओं की बात करूंगा तो सभी को जोड़ देंगे। इस पूरे स्पेक्ट्रम में कुल रेखाओं की संख्या अगर निकालना है तो इन सभी को जोड़ देंगे, या फिर आप कुल रेखाएं निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। और वो फॉर्मूला क्या है? चलिए, स्पेक्ट्रम में लाइनों की संख्या, कुल स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या का फॉर्मूला है N2-N1 इंटू N2-N1+1 डिवाइडेड बाई 2। N2 का मतलब है कि उच्च ऊर्जा स्तर और N1 का मतलब है निम्न ऊर्जा स्तर। अगर आपसे बोला गया कि इलेक्ट्रॉन 7वें कोष से पहले कोष तक आया तो N2 तो हो जाएगा 7, N1 हो जाएगा 1, इसमें रख दोगे तो आपको पूरे स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या मिल जाएगी। सोचिए कितना जल्दी हम रेखाओं की संख्या तक पहुंच गए।
क्लियर है ये वाली बात? ये फॉर्मूला आपको याद करना है। स्पेक्ट्रम में कुल रेखाओं की संख्या का फॉर्मूला ये है। लेकिन हाँ, मुझे बताइए कि जनरली सामान्यतः इस n1 का मान कितना होता है? एक होता है, हम जानते हैं अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन कहां आना पसंद करेगा, पहले कोष तक आना पसंद करेगा। तो जनरली सामान्यतः n1 का मान अगर 1 होता है तो n1 का मान 1 रख दोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? n2 माइनस 1, n2 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 से 1 कैंसिल होके ये फॉर्मूला आएगा, जिसको आप बिल्कुल n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 भी लिख सकते हैं, जहां पर n का मतलब है उच्च ऊर्जा स्तर, एक ही बात है। खैर, इसको रटना नहीं है आपको। एग्जाम में अगर आ जाए कि इलेक्ट्रॉन nवें कोष से पहले कोष पर आया, nवें कोष से पहले कोष पर आया, रेखाओं की संख्या कितनी होगी? आप बोल सकते हैं n इंटू n माइनस 1 बटे 2। लेकिन हाँ, आपको रटना तो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चन इस पर हम लोग करने वाले हैं अभी। क्लियर है? ये तो है स्पेक्ट्रम में कुल रेखाओं की संख्या। अगर विभिन्न श्रेणी में रेखाएं निकालनी है तो ये विभिन्न श्रेणी में रेखाओं की संख्या लिखा हुआ है। खैर, इसको भी हम एक जनरलाइज कर सकते हैं, बिल्कुल जनरलाइज कर सकते हैं। कैसे? लाइमन में रेखाओं की संख्या है n2 माइनस 1, क्योंकि इसमें n1 का मान 1 है तो आप बोल सकते हो n2 माइनस n1। बामर में n2 माइनस n1, क्योंकि यहां n1 का मान 2 है। पाशन में भी n2 माइनस n1, मतलब किसी भी श्रेणी में रेखाओं की संख्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n2 माइनस n1। किसी भी एक पर्टिकुलर श्रेणी में अगर रेखाओं की संख्या निकालना है तो क्या होगा? n2 माइनस n1। और आप जानते हैं n2 का मतलब है उच्च ऊर्जा स्तर, n1 का मतलब है निम्न ऊर्जा स्तर। आसान शब्दों में n2 तो होता है ऊपर वाला कोष, n1 होता है नीचे वाला कोष। बात समझ में आ रही है? ये मैंने यहां पर 2 सर्कल किए हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लो अभी के अभी, कि पूरे स्पेक्ट्रम में कुल रेखाओं की संख्या का ये फॉर्मूला, विभिन्न श्रेणी में लाइमन, बामर, पाशन, विभिन्न श्रेणियों में अगर रेखाओं की संख्या निकालनी है तो क्या होगा? n2 माइनस n1। क्लियर है ये चीज? चलिए, तो आई थिंक ये सारी बातें आपको पूरी समझ में आई होंगी। अभी हम लोग केवल उत्सर्जन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम भी आएगा, लेकिन वो थोड़ी देर बाद आएगा। अभी हमारा डिस्कशन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम पर है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे तक आ रहा है। चलिए, इस पर कुछ क्वेश्चन हमें सॉल्व करने। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, समझना, ये क्वेश्चन हमें बहुत कुछ सिखा देगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में यदि इलेक्ट्रॉन बहुपदों में संक्रमण द्वारा कक्षा 7 से 1 में जाता है तो स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मैं वापस पढ़ रहा हूं, इससे अच्छा क्वेश्चन है ये। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में यदि इलेक्ट्रॉन बहुपदों में संक्रमण द्वारा कक्षा 7 से 1 में जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन 7वें कोष से 1 पर जा रहा है। बच्चों, सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन अगर 7वें कोष से पहले कोष पर आ जाए तो रेखाएं कितनी होगी? 1। सबसे पहली बात तो दिमाग में यही आएगी। मान लो हमें 7th फ्लोर से 1st फ्लोर तक जाना है, तो कितने ट्रांजिशन? हम सोचेंगे यार डायरेक्टली चले जाएं, लेकिन हाँ, बहुत सारे जो है ट्रांजिशन हो सकते हैं, बहुत सारे संक्रमण हो सकते हैं। इसके लिए यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है बहुपद। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, मैंने टॉपिक की शुरुआत यहीं से की थी। इमेजिन करना, इलेक्ट्रॉन को 7वें कोष से पहले कोष तक जाना है, बहुपद है, मतलब हो सकता है इलेक्ट्रॉन 7 से 1 पर कूद जाए, हो सकता है 7 से 6, 6 से 1 पर आए, मतलब बहुत सारी रेखाएं मिलेंगी। लाइमन भी, बामर भी, पाशन भी, बहुत सारी रेखाएं मिलेंगी। हमें उन सभी श्रेणियों में रेखाओं की संख्या निकालनी है। चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड है, मैं दोनों समझाऊंगा आपको, फोकस करना। एक मेथड है फॉर्मूला, जो हमें याद है कि लाइमन में रेखाओं की संख्या n2 माइनस 1। सीधी सी बात है, यहां पर n2 का मतलब तो दिया हुआ है 7 और n1 का मान दिया है यहां पर 1। चलिए, तो n2 का मान अगर 7 है तो क्या हो जाएगा? लाइमन में 7 माइनस 1 6, बामर में 5, पाशन में 4, ब्रैकेट में 3, फोंड में 2, हम्फ्री में 1। तो अगर कुल रेखाओं की संख्या निकालनी है, कुल रेखाओं की संख्या अगर आपको निकालनी है तो इन सभी को आप जोड़ दोगे। जोड़ने पर हमें क्या मिल जाएगा? कुल रेखाओं की संख्या मिल जाएगा। जोड़ने पर हमें कुल रेखाओं की संख्या मिल जाएगा। लेकिन हां, कुल रेखाओं की संख्या डायरेक्टली निकालने का एक फॉर्मूला भी आपको याद कराया था। वो क्या था? n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n2 का मान 7, n1 का मान 1 अगर रख दोगे, सॉल्व करोगे तो आने वाला है इससे भी 21 ही आने वाला है, सेम ही आएगा, पक्का है वो तो।
मतलब हमने क्वेश्चन जो सॉल्व किया बिना डायग्राम बनाए सॉल्व किया। सोचो हमारी कितनी मेहनत बच गई यहां पर। हमें इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना था तो कैसे करना था, सोचिए। पहले तो हमें पूरा स्पेक्ट्रम बनाना होता, रफ वाला डायग्राम। अगर हमने ग्रुप में डिवाइड कर दिया कितना इजी हो गया, लाइमन में अलग निकाला, बामर में अलग निकाला, या फिर डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला से भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, डायग्राम। आप डायग्राम बना लो। जैसे आप अगर देखें तो ये 7वां कोश, ये पहला कोश, इलेक्ट्रॉन 7वें से पहले पर ही तो जा रहा है। आंसर आपके सामने ही है। अगर आप देखें आंसर आपके सामने ही है। यहां डायग्राम को देखोगे तो लाइमन में बच्चों यहां पर 6 रेखाएं, काउंट कर लो भले ही। बामर में यहां 5 है, यहां 4 3 2 1 रेखा है, सभी को जोड़ोगे 21 रेखाएं आएंगी। मतलब हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड होंगे। एक मेथड होगा फॉर्मूला और एक मेथड होगा डायग्राम। लेकिन एग्जाम में आप डायग्राम बना ही नहीं पाओगे, इतना रफ स्पेस नहीं है, इतना टाइम नहीं है। तो क्वेश्चन तो हमें फॉर्मूला से ही करना पड़ेगा, और जो एग्जाम में करना पड़ेगा उसी की प्रैक्टिस आपको यहां करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन जो है हम लोग फॉर्मूला से भी कर सकते हैं और डायग्राम से भी कर सकते हैं। तो हमें डायग्राम प्रीफर नहीं करना, हमें फॉर्मूला ही प्रीफर करना है। एक और क्वेश्चन है ऐसा का ऐसा। इस बार बोला गया है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में यदि इलेक्ट्रॉन बहुपदों में संक्रमण द्वारा छठे कोश से दूसरे कोश में जाता है तो स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या ज्ञात करें। बच्चों ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल यहीं पर पोज करके और खुद से ट्राई करें, बिना सॉल्यूशन को देखे ट्राई करें, बहुत जरूरी है, सीखने को मिलेगा आपको कुछ। चलिए मैं कराता हूं इसको। N2 बराबर जो है 6 है और N1 बराबर यहां पर 2 है। जब भी स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन सॉल्व करो N2 और N1 का मान साइड में रख दो, बहुत इजी हो जाएगा। अब देखिए ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, एक काल्पनिक क्वेश्चन है। काल्पनिक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है इलेक्ट्रॉन छठे से दूसरे कोश पर आया, जबकि हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को तो पहले कोश तक आना ही होता है, क्योंकि वहीं पर जाकर वो स्थायी होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि दूसरे कोश तक ही भेजो, तो हमें मानना पड़ेगा और क्वेश्चन को उसी हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे बिल्कुल आप बिल्कुल सभी सही सोचते हैं इस केस में कि हाँ पहले कोश तक ही आना चाहिए था, नहीं आया तो वो क्वेश्चन फ्रेम करने वाले की टेंशन है, हमारी टेंशन नहीं है। हमें तो इसके हिसाब से ही सॉल्व करना है। अब हमें सभी श्रेणियों में जो है रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है। लाइमन के लिए देखिए मैंने यहां पर 0 लिखा हुआ है, आपने देख ही लिया होगा 0 क्यों लिखा हुआ है। वैसे तो अगर लाइमन में रेखाओं की संख्या निकालोगे तो आप क्या करोगे, N2 - 1 फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे तो वैसे तो आना चाहिए था 5। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए था 5, लेकिन आता कितना है 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूसरे कोश तक अटक गया, वो पहले कोश तक आया ही नहीं। अगर वो पहले कोश तक नहीं आया मतलब लाइमन में कोई रेखाएं हमें प्राप्त नहीं हुई है। बात समझ में आ रही होगी आपको। लाइमन में रेखाएं क्यों मिलेंगी, अरे मिलने यही नहीं क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन पहले कोश तक तो आ ही नहीं रहा है, वो दूसरे कोश तक आ रहा है। हाँ बिल्कुल, बामर में रेखाएं अगर निकालनी है तो बिल्कुल हम करेंगे N2 - 2, 6 - 2 बराबर कितना होगा 4। उसके बाद पाश्चन में 3, ब्रैकेट में 2, फुंड में 1, हमफ्री में 0। और कुल रेखाओं की संख्या अगर निकालनी है तो या तो इन सभी को जोड़ दो या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो N2 - N1 N2 - N1 + 1 डिवाइड बाय 2। सॉल्व करोगे तो वही आंसर आएगा जो यहां से आया था। 6 - 2 होगा 4 × 5/2 20/2 आंसर आएगा इससे 10। वही आंसर बिल्कुल जो उससे आया था। इस क्वेश्चन से हमें यह समझने को मिलता है कि यार स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन में कभी कभी फॉर्मूला भी फेल हो जाते हैं। फॉर्मूला भी फेल हो गया, हाँ बिल्कुल, यहां पर ये फॉर्मूला ही नहीं लगा पाए हम लोग। यहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा बिल्कुल, और दिमाग तभी लगा पाओगे जब कंसेप्चुअली चलोगे। और बिल्कुल आपको सारे कंसेप्ट आते हैं अगर आपने लेक्चर को प्योरली बहुत अच्छे से सुना अगर हो तो। अगर इस क्वेश्चन को आप बिना फॉर्मूला से डायग्राम से अगर करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। कैसे, अब देखिए क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन को 6 से 2 तक भेजना था, मतलब 7वां कोश हटा दो और पहला कोश भी हटा दो, 7वां भी हटा दो, पहला भी हटा दो, आंसर सामने तैयार मिलेगा आपको। 7वां हटाओगे तो 7वें से जो रेखाएं आ रही है वो भी हटा दो, पहला हटाओगे तो पहले तक जो रेखाएं आ रही है वो भी हटानी पड़ेगी। आंसर आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिना ज्यादा दिमाग लगाए इसको सॉल्व कर सकते हैं आप बिल्कुल।
बात समझ में आ रही है भैया? अगर पहला कोष होगा ही नहीं तो पहले कोष तक रेखाएं आएंगी ही नहीं, पहले कोष तक रेखाएं नहीं आएंगी तो लाइमन में रेखाएं कितनी होंगी? 0। बामर में होंगी, पाशन में होंगी, ब्रैकेट में होंगी, सब में होंगी। क्लियर हो रही है क्या बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन हमें यहां पर सॉल्व करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन nth कोश से फर्स्ट कोश तक बहुपदों में संक्रमण करता है, nth कोश से फर्स्ट कोश तक बहुपदों में संक्रमण करता है तो कुल 21 रेखाएं प्राप्त होती हैं, तो n का मान ज्ञात करें। मतलब इस बार हमें रेखाओं की संख्या निकालनी नहीं है, इस बार इस क्वेश्चन में हमें रेखाओं की संख्या दी है, हमें n का मान निकालना है। क्वेश्चन यह है कि इलेक्ट्रॉन nth कोश से पहले कोश तक आया जिससे कुल रेखाएं 21 प्राप्त हुई, तो ये n का मान क्या होगा यह हमें कैलकुलेट करना है। तो बहुत इजी है, फॉर्मूला लगा सकते हो आप। कैसे? n2 का मान तो n है, n1 का मान 1 है, कुल रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगा? n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और इसका मान दिया है हमें 21। सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? n माइनस 1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2 बराबर 21। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और ब्रैकेट को ओपन कर लो। ब्रैकेट को ओपन करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आएगा? n स्क्वायर माइनस n बराबर 42। यदि आप इस 42 को लेफ्ट में ले जाओगे तो क्या स्टेप आएगा? n स्क्वायर माइनस 42 माइनस n स्क्वायर। चलिए इसको अगर हम लोग चेंज कर दें, n स्क्वायर माइनस n माइनस 42 इज इक्वल टू 0। अगर आपने थोड़ा 9th क्लास में द्विघातीय समीकरण पढ़ा हो तो आपको पता होगा इसको हमें तोड़ना पड़ता है, स्प्लिट करना पड़ता है। स्प्लिट कैसे करेंगे? n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 6n माइनस 42 बराबर 0। यहां से n कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में n माइनस 7, 6 कॉमन आएगा ब्रैकेट में n माइनस 7, n माइनस 7 को कॉमन लोगे तो n माइनस 7 इंटू n प्लस 6 बराबर 0। तो या तो n का मान 7 होगा या n का मान माइनस 6 होगा, और हम जानते हैं कि n का मान माइनस 6 तो हो ही नहीं सकता। कोश की संख्या 1 2 3 4 तक से होती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। यानी कि n का मान क्या आ गया? 7। मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? 7वें कोश से पहले कोश तक आ रहा है। तो कुल रेखाओं की संख्या कितनी है? 21। आप में से कई स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए ही आंसर तक पहुंच गए होंगे, क्योंकि शायद आपको याद होगा जो डायग्राम हमने बनाया था, जो डायग्राम हमने यहां बनाया था उस डायग्राम में 21 रेखाएं थी। इलेक्ट्रॉन 1 तक आ रहा था तो कहां से आ रहा था? 7 से ही तो आ रहा था। इलेक्ट्रॉन 7 से 1 पर आ रहा था, तभी तो वहां पर 21 रेखाएं मिल रही थी। लेकिन हाँ, सॉल्व करने का तरीका हमें समझ में आना चाहिए। बस फॉर्मूला में हमने मान रखा है, द्विघातीय समीकरण बना, n का मान हमने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है बच्चों ये चीज? तो यहां तक मैंने आपको कुछ बातें यहां पढ़ाई हैं, अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं। मैं इवन कहूंगा कि स्पेक्ट्रम का आधा भाग अभी बाकी है, आधा भाग अभी कंप्लीट हुआ है। अभी तक हमने उस स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या, रेखाएं डिफाइन की। अगर मैं बोलता हूं इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पर आया, 3 से 1 पर आया, 4 से 1 पर आया, अनंत से 1 पर आया, उन सभी को हमने बोला लाइमन। इलेक्ट्रॉन अगर अनंत से 2 पर आया बामर, 3 से 2 पर आया तो भी बामर। इसका मतलब यह हुआ कि अभी तक भी हमने अलग अलग रेखाओं का नाम नहीं रखा है, अब हमें हर एक लाइन का नाम भी रखना है। भाई 2 से 1 भी लाइमन है, 3 से 1 भी लाइमन है, 4 से 1 भी लाइमन है, तो अंतर क्या हुआ? हमें इन सभी को अलग अलग करना है, इन सभी का अलग अलग नाम रखना है। और कैसे रखना है समझना। एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि किसी श्रेणी की सबसे छोटी रेखा प्रथम रेखा व सबसे बड़ी रेखा अंतिम रेखा या सीमांत रेखा कहलाती है। क्या मतलब है इसका? इसको समझने के लिए मैं वापस उस डायग्राम पर जा रहा हूं और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। इसमें मुझे बताइए, लाइमन पर फोकस करिए आप। इस लाइमन में आपको सबसे छोटी रेखा कौन सी दिखाई दे रही है? मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें कहां से कहां तक जा रहा है? लाइमन में सबसे छोटी रेखा 2 से 1 तक है। चलिए बनाते हैं इसे। लाइमन में सबसे छोटी रेखा कहां से कहां तक है बच्चों? 2 से 1 तक है। इस लाइमन की सबसे छोटी रेखा को बोला गया प्रथम लाइन, फर्स्ट लाइन। इसके बगल वाली लाइन को बोला गया लाइमन की सेकंड लाइन, इसके बाद वाली तीसरी लाइन, इसके बाद वाली चौथी लाइन, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन।
सबसे छोटी लाइन को हम बोलते हैं प्रथम लाइन, यानी कि आपसे बोला जाए कि लाइमन की प्रथम लाइन कहां से कहां होगी, तो 2 से 1। दूसरी लाइन कहां से कहां तक होगी, 3 से 1। तीसरी लाइन कहां से कहां तक होगी, 4 से 1। और सीमांत रेखा या अंतिम रेखा कहां से कहां तक होगी, बेटा 7 से नहीं होगी। 7 तो मैंने कोश बनाए हैं, 8वां कोश भी आएगा, 9वां कोश भी आएगा, अनंत भी आएगा, यानी कि अंतिम रेखा अनंत से आएगी। यानी कि अगर लाइमन की अंतिम रेखा पूछा है तो अनंत से 1। वापस समझना, इस बार बामर पर फोकस करना, बामर पर फोकस करना चाहिए। बामर में सबसे छोटी रेखा कहां से कहां पर जा रही है, 3 से 2 पर जा रही है। इस रेखा को आप बोल सकते हैं बामर की प्रथम रेखा। इसके बगल वाली को दूसरी रेखा, फिर तीसरी रेखा, फिर चौथी रेखा, और अंतिम रेखा या सीमांत रेखा किसको बोलोगे, अनंत से 2 को बोलोगे। अब बात आपको समझ में आई होगी, इमेजिन करना। चलिए आप एक बार मैं स्लाइड हटा देता हूं और फिर क्वेश्चन का आंसर देना। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, चलिए पाश्चन पर फोकस करिए आप। पाश्चन अगर मैंने बोला तो हम काउंट करेंगे, लाइमन, बामर, पाश्चन। पाश्चन का मतलब इलेक्ट्रॉन कहां तक आएगा, 3 तक आएगा। अगर 4 से 3 पर आए फर्स्ट लाइन, 5 से 3 पर आए सेकेंड लाइन, और अगर अनंत से 3 पर आए तो लास्ट लाइन, मतलब अंतिम लाइन, सीमांत रेखा उसे हम बोलेंगे। बात समझ में आ रही है आपको। ब्रैकेट पर अगर आप फोकस करें तो हम काउंट करेंगे, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब इलेक्ट्रॉन 4 तक आएगा। 5 से 4 आए फर्स्ट लाइन, 6 से 4 आए सेकेंड लाइन, 7 से 4 आए थर्ड लाइन, और अनंत से 4 आए तो उसे हम बोल देंगे अंतिम लाइन। तो यानी कि आपको अब हर एक लाइन का नाम पता है, हर एक रेखा का नाम पता है। आप हर एक रेखा का नाम बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे यहीं पर पूछता हूं कि अगर आपसे बोला जाए कि यार सेकेंड लाइन आपको बतानी है, सेकेंड लाइन आपको बतानी है बामर के लिए, इतना इंग्लिश चलेगा। आपको बामर की दूसरी रेखा के बारे में बताना है, उसका N2 और N1 के बारे में बताना है, उसका N2 और N1 क्या होगा। सोचिए आप, बामर की सेकंड लाइन, अगर मैंने बामर बोल दिया तो हम काउंट करेंगे लाइमन, बामर। बामर मतलब पक्की बात है इलेक्ट्रॉन 2 तक आएगा, 2 तक आएगा। अगर 3 से 2 आए फर्स्ट लाइन, 4 से 2 आए तो सेकंड लाइन। आंसर तक पहुंच गए हम लोग। उसी प्रकार से यदि मैं आपसे पूछता हूं कि भैया थर्ड लाइन की हमें बात करनी है, थर्ड लाइन किसके लिए, लाइमन के लिए। बेटा इतना इंग्लिश समझ सकते हैं हम लोग, बिल्कुल वही चीज लिखी है, लाइमन के लिए थर्ड लाइन। अगर लाइमन बोल दिया इलेक्ट्रॉन 1 तक आएगा। अगर 2 से 1 पर आए फर्स्ट लाइन, 3 से 1 पर आए सेकेंड लाइन, और अगर 4 से 1 पर आए तो थर्ड लाइन। एक और क्वेश्चन पूछते हैं। यदि मैंने आपसे पूछा कि आपको सेकेंड लाइन के बारे में बताना है, सेकेंड लाइन ब्रैकेट सीरीज की, ब्रैकेट, जैसे मैंने बोला ब्रैकेट, तो हम काउंट करेंगे लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब कहां तक आएगा, 4 तक। कहां से आएगा, 5 से 4 तो फर्स्ट लाइन, और 6 से 4 तो सेकेंड लाइन। मतलब हमें हर एक लाइन का नाम पता है, या आप उल्टा बोल दो, हर एक लाइन के लिए N2 और N1 का मान पता है। ये N2 और N1 का मान बहुत इंपॉर्टेंट है निकालना, क्योंकि आगे जाकर के हम लोग एक सूत्र पढ़ेंगे, एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसका नाम होगा रिडबर्ग फॉर्मूला। और इस रिडबर्ग फॉर्मूला में 2 वेरिएबल आएंगे, N2 और N1। बेटा ये बहुत जरूरी है और बहुत आसान भी है। देखा जाए मैंने अभी तक आपको कुछ पढ़ाया नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें करी है। 0 से शुरू किया था, हम यहां तक पहुंचे हैं और आगे और चलना है इसमें। अभी तो बात समझ में आ रही है। तो हमें हर एक लाइन का नाम पता है। चलिए ओरली एक लाइन का नाम मैं आपसे पूछता हूं, चलिए पाश्चन पर फोकस करते हैं। चलिए पाश्चन तो हो गया, नहीं इसमें पाश्चन नहीं हुआ, चलिए पाश्चन पर ही फोकस करते हैं। पाश्चन अगर बोल दिया तो आपने काउंट किया, लाइमन, बामर, पाश्चन कहां तक आएगा, 3 तक आएगा। अगर 4 से 3 पर आए तो फर्स्ट लाइन, 5 से 3 पर आए तो सेकेंड लाइन। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि पाश्चन की अंतिम रेखा, जैसे अंतिम रेखा बोला कहां से आएगा, अनंत से। पाश्चन में कहां तक आएगा, 3 तक आएगा। समझ में आ रही बात ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नाम और भी रखे गए हैं। किसी भी श्रेणी की प्रथम रेखा को हम अल्फा रेखा, द्वितीय रेखा को बीटा रेखा, और तृतीय रेखा को हम गामा रेखा कहते हैं। मतलब कहीं पर भी लिखा हुआ है अल्फा रेखा का मतलब प्रथम रेखा है, कोई भी श्रेणी हो। बीटा रेखा का मतलब द्वितीय रेखा, गामा रेखा का मतलब तृतीय रेखा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूं यहां पर कि हमारे को बीटा रेखा के बारे में बात करनी है। बीटा रेखा, बीटा रेखा के बारे में बात करनी है
यहां पर पाश्चन के लिए जैसे ही हमने पाश्चन लिखा तो हम काउंट करेंगे लाइमन, बामर, पाश्चन। पाश्चन का मतलब 3 तक आएगा। बीटा रेखा का मतलब दूसरी रेखा, और दूसरी रेखा कहां से आएगी? 5 से 3 तक आएगी। क्लियर है ये चीज? तो ये अगर ये आपको समझ में आ गया ना बच्चों। अच्छा, कई लोग यहां पर परेशान रहते हैं कि सर हम आगे तो बढ़ते जा रहे हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं। मैं ये कहूंगा बच्चों, अगर आपको आगे का समझ में आ रहा है ना तो पीछे का आप भूल ही नहीं सकते। ये पार्ट ऐसा है। अगर आपको ये N2 N1 समझ में आ रहा है तभी तो लाइमन, बामर, पाश्चन। ये अगर नहीं समझ में आता तो आपको ये समझ में ही नहीं आता। हर चीज लिंक है। अगर आपको ये बात समझ में आ रही तो आपको पूरा पहले का आता है, टेंशन ना लें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देते हैं। यहां पर एक टेबल हमने बनाई हुई है। इस टेबल में लिखा हुआ है यहां पर प्रथम रेखा और यहां लिखा हुआ है अंतिम रेखा। जो बोल रहा हूं उस पर फोकस करना। हम जानते हैं कि प्रथम रेखा छोटी रेखा होती है, जबकि अंतिम रेखा सबसे बड़ी रेखा होती है किसी भी श्रेणी के लिए। लाइमन के लिए प्रथम रेखा छोटी, अंतिम रेखा बड़ी होती है। अगर प्रथम रेखा छोटी होती है तो उसके लिए ऊर्जा न्यूनतम होती है। क्या होती है? ऊर्जा न्यूनतम होती है। चलिए लाइमन पर फोकस करना। लाइमन की प्रथम रेखा 2 से 1 और अंतिम रेखा अनंत से 1। न्यूनतम ऊर्जा किसके लिए होगी? प्रथम रेखा के लिए। और अधिकतम ऊर्जा किसके लिए होगी? अंतिम रेखा के लिए। बात समझ में आ रही है? हम ये जानते हैं कि जो ऊर्जा होती है वो आवृत्ति के समानुपाती और तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर प्रथम रेखा के लिए ऊर्जा न्यूनतम है, प्रथम रेखा के लिए ऊर्जा न्यूनतम है, तो उसके लिए आवृत्ति भी क्या होगा? न्यूनतम। लेकिन तरंगदैर्घ्य क्या होगा? अधिकतम, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। उसी प्रकार से अगर अंतिम रेखा के लिए ऊर्जा अधिकतम है तो आवृत्ति अधिकतम है और तरंगदैर्घ्य क्या होगा? न्यूनतम होगा। बच्चों ये हमें याद नहीं करना, ये बिल्कुल भी आपको याद नहीं करना है। टेबल हमें रटनी नहीं है। हमें रटना क्या है ये, और ऑलरेडी हमें ये याद भी है। कैसे मैं आपको समझाऊंगा अभी, लेकिन पहले एक इमेजिनेशन चाहिए। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से किसी भी निम्न ऊर्जा स्तर तक आया, ऊपर से नीचे आया, तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है क्वांटम के रूप में। किस रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है? क्वांटम के रूप में। तो मैंने यहां पर डेल्टा ई लिखा है, आप चाहो तो यहां पर ई भी लिख सकते हो, क्योंकि ये क्वांटम की ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया तो ऊपर से नीचे आते समय उसने ऊर्जा को उत्सर्जित किया। कितनी ऊर्जा को उत्सर्जित किया वो हम निकालते हैं दोनों के कोश के ऊर्जा के अंतराल से। मतलब ये ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा और अधिकतम ऊर्जा का मतलब बच्चों ये ऊर्जा ही है। किसकी ऊर्जा है? क्वांटम की ऊर्जा है। और वो क्वांटम की ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती और तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर है? इसको आपको भूलना है टेबल को, तो आपको तो इस रिलेशन से सारी बातें निकालनी है। कैसे समझना? सामने लिखा हुआ है कि लाइमन में न्यूनतम ऊर्जा। आंसर को मत देखना, क्या लिखा हुआ है? लाइमन में न्यूनतम ऊर्जा की बात करनी है। अगर मैंने बोला न्यूनतम ऊर्जा, लाइमन पर फोकस करना। न्यूनतम ऊर्जा पहली लाइन या अंतिम लाइन? पहली लाइन, छोटी लाइन है वो। न्यूनतम ऊर्जा कब आएगी? जब गैप न्यूनतम होगा। गैप न्यूनतम किसके लिए होता है? पहली लाइन। लाइमन की पहली लाइन कहां से कहां तक होगी? 2 से 1 तक होगी। उसी प्रकार से लाइमन की अगर अधिकतम ऊर्जा की बात की जाए तो लाइमन की अधिकतम ऊर्जा मतलब सबसे बड़ा गैप, और सबसे बड़ा गैप कब होगा? अंतिम लाइन के लिए, जो क्या होगा? अनंत से 1। क्लियर है? उसी प्रकार से अगर बोला जाए कि पाश्चन के लिए अधिकतम तरंगदैर्घ्य, अब बच्चों तरंगदैर्घ्य अगर अधिकतम है, अगर तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगा तो उससे ऊर्जा क्या आएगी? न्यूनतम। ऊर्जा न्यूनतम तो प्रथम लाइन। प्रथम लाइन पाश्चन के लिए कहां से कहां पर होगी? 4 से 3 तक होगी। ये मैं आपको बता चुका हूं। उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल है कि यार ब्रैकेट के लिए अधिकतम आवृत्ति, अगर आवृत्ति अधिकतम है तो ऊर्जा भी क्या होगी? अधिकतम। ऊर्जा अगर अधिकतम होगी तो अंतिम लाइन होगी, और अंतिम लाइन कहां से कहां पर जाएगी? अनंत से ब्रैकेट में 4 तक जाएगी। तो बेसिकली हमने इन क्वेश्चन को जब सॉल्व किया तो सॉल्व करते समय हमने इस टेबल को कहीं पर भी यूज नहीं किया। ये केवल समझने वाली बात थी। मैंने बता दिया, आपको लिखने तक की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल ये लिखना है, क्योंकि आवर्ती दिया जाए हमने ऊर्जा में बदला, लैम्डा दिया जाए हमने ऊर्जा में बदला, और ऊर्जा में बदलने के बाद अगर ऊर्जा न्यूनतम आई पहली लाइन, ऊर्जा अधिकतम आई अंतिम लाइन। इतनी सी बात है। मैं क्वेश्चन पूछता हूं, ओरली आंसर देना। यदि मैंने बोल दिया कि बच्चों लैम्डा है मिनिमम, लैम्डा है मिनिमम ब्रैकेट सीरीज के लिए, ब्रैकेट श्रेणी के लिए,
इसके लिए N2 और N1 आपको डिसाइड करना है। तो हम क्या सोचेंगे, जब हम एग्जाम में बैठे और एग्जाम में बैठे बैठे हम ये सोच रहे हैं कि न्यूनतम तरंग दैर्ध्य अगर है तो ऊर्जा अधिकतम होगी। ऊर्जा अधिकतम अगर होगी तो ब्रैकेट के लिए वो अंतिम रेखा होगी, और अंतिम रेखा ब्रैकेट में कहां तक आती है, अनंत से 4 तक आती है। तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत डिटेल में हम पहुंच चुके हैं, बहुत अंदर तक पहुंच चुके हैं। अब बहुत ज्यादा हमें नहीं पढ़ना, हमें ऑलमोस्ट इसको कंप्लीशन की तरफ ही हम इसकी तरफ जा रहे हैं। क्लियर है? चलिए यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, एक सिंपल एक नोट मान सकते हो इसे आप, कि प्रत्येक संक्रमण में एक क्वांटम उत्सर्जित या अवशोषित होता है। देखिए हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आएगा उत्सर्जित होगा ऊर्जा, नीचे से ऊपर जाएगा तो अवशोषित होगा, और ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण क्वांटम के रूप में होगा। अब क्वेश्चन आता है कि कितने क्वांटम अवशोषित या उत्सर्जित होंगे, तो आंसर है 1। मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि इलेक्ट्रॉन 7वें कोश से पहले कोश तक कूद गया, डायरेक्टली कूद गया, बहुपदों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 7वें कोश से पहले कोश पर कूद गया, तो कितने संक्रमण है, 1। अगर 1 संक्रमण है तो यहां 1 क्वांटम ही उत्सर्जित होगा। मान लो हमसे बोला गया कि इलेक्ट्रॉन 7वें कोश से पहले दूसरे कोश पर आया और फिर दूसरे कोश से पहले कोश पर आया, कितने संक्रमण है, 2, तो कितने क्वांटम निकलेंगे, 2। मतलब आसान बात है, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो ऊर्जा क्वांटम के रूप में निकलेगी। तो कितने क्वांटम निकलेंगे वो डिपेंड करेगा कि कितने संक्रमण हैं, इलेक्ट्रॉन कितनी बार ट्रांजिशन कर रहा है, कितनी बार वो संक्रमण कर रहा है। मान लो आपसे बोला गया कि इलेक्ट्रॉन पहले 7वें कोश से 3 तक आया, फिर 3 से 2 तक आया, और फिर 2 से वो 1 तक आया। तो अगर यहां पर 3 संक्रमण हैं, 1, 2 और 3 अगर संक्रमण हैं तो 3 क्वांटम निकलेंगे। हां, क्वांटम की ऊर्जाएं अलग अलग होंगी, 7 से 1 पर आएगा 1 क्वांटम है, ऊर्जा ज्यादा होगी। यहां पर इलेक्ट्रॉन 7 से 2 पर आया, 2 से 1 पर आया, तो यहां पर क्वांटम छोटे छोटे निकलेंगे, यहां पर और छोटे छोटे निकलेंगे। बात इतनी सी, क्वांटम की ऊर्जा क्या होगी उस समय मतलब नहीं है, हमें इस बात से मतलब है कितने क्वांटम निकलेंगे। इसलिए सामने लिखा हुआ है प्रत्येक संक्रमण में 1 क्वांटम उत्सर्जित या अवशोषित होगा। उत्सर्जित कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, अवशोषित कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है इस पर, निम्न में से किस संक्रमण में अधिकतम क्वांटम उत्सर्जित होंगे, अधिकतम क्वांटम उत्सर्जित होंगे। ऑप्शन लिखे हुए हैं 7 से 1, 6 से 5, 2 से 1, और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों यहां पर, ये फोर्थ ऑप्शन है कि समान। आंसर क्या होगा इसका, समान। चाहे 7 से 1 पर आए, 6 से 5 पर आए, 2 से 1 पर आए, बहुपद नहीं लिखा हुआ। अगर बहुपद नहीं लिखा मतलब डायरेक्टली कूद रहा है, 7 से 1 पर डायरेक्टली कूद रहा है, 6 से 5 पर डायरेक्टली कूद रहा है, 2 से 1 पर डायरेक्टली कूद रहा है, यानी कि सभी में एक क्वांटम उत्सर्जित होंगे, मतलब सभी में समान क्वांटम उत्सर्जित होंगे। क्लियर है ये चीज, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक पॉइंट तो है, बिल्कुल एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर समझना। चलिए इसको समझने से पहले क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, अभी तक जो स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा उसका नाम अवशोषण था या उत्सर्जन था? जो स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा उसका नाम था उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन क्यों बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा था, ऊपर से नीचे आया, बहुपदों में आया, बहुपदों में आया तो बहुत सारी रेखाएं मिली, लाइमैन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फोन, हम्फ्री, सब कुछ मिला। अब हमें बात करनी है अवशोषण स्पेक्ट्रम की। अब जब मैंने बोला अवशोषण स्पेक्ट्रम तो शायद आपके मन में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन को अब हमें नीचे से ऊपर भेजना है, इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर भेजना है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा तो वो कहां से चलना प्रारंभ होगा, वो पहले कोश से ही चलना प्रारंभ होगा, पहले कोश से ही चलना प्रारंभ होगा। वही लिखा हुआ है कि अवशोषण स्पेक्ट्रम में संक्रमण आद्य अवस्था से प्रारंभ होता है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन अवशोषण स्पेक्ट्रम में ट्रांजिशन करेगा, नीचे से ऊपर जाएगा, तो वो हमेशा आद्य अवस्था से ही जाएगा। कई लोग डाउट क्रिएट करते हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है पहले इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गया तो उसका स्थायित्व कम हो गया, और स्थायित्व कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन वापस नीचे आ जाएगा, वापस नीचे आ जाएगा। अब वो फर्दर ऊपर जा ही नहीं पाएगा, वो फर्दर वापस ऊपर जा ही नहीं पाएगा। इसलिए ऐसा कहते हैं अगर इलेक्ट्रॉन को यहां तक जाना है ना तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली वहां तक जाएगा, एक बार में जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से आ गया। कहने का मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो वो हमेशा आद्य अवस्था से ही जाएगा। और आपको पता है कि आद्य अवस्था से कौन सी श्रेणी टच होती है, लाइमन श्रेणी।
तो आप याद करने के लिए बोल सकते हैं कि अवशोषण स्पेक्ट्रम में केवल लाइमन रेखाएं ही प्राप्त होती हैं। अवशोषण स्पेक्ट्रम में केवल लाइमन रेखाएं ही प्राप्त होती हैं, क्योंकि लाइमन रेखाएं ही पहले कोष को टच करती है। बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री वो सब पहले कोष को टच करती ही नहीं है। तो कंक्लूजन क्या है, इस पूरे स्पेक्ट्रम का कंक्लूजन क्या है समझना। स्पेक्ट्रम दो प्रकार के हैं, उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री सब कुछ मिलेगा। अवशोषण स्पेक्ट्रम में केवल लाइमन रेखाएं प्राप्त होंगी। मैं वापस बोल रहा हूं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में लाइमन, बामर, पाश्चन सब कुछ मिलेगा, तो कुल रेखाओं की संख्या वहां होती है n2 - n1 n2 - n1 + 1 डिवाइडेड बाय 2। जबकि अवशोषण स्पेक्ट्रम में केवल लाइमन रेखाएं प्राप्त होती हैं, और लाइमन रेखाओं में जो रेखाओं की संख्या का फॉर्मूला है वो क्या है, n2 - 1। ओवरऑल यही और कुछ भी नहीं है। दो प्रकार के स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन और अवशोषण। उत्सर्जन में सब कुछ मिलेगा, अवशोषण में केवल लाइमन मिलेगा। एक क्वेश्चन से हमें ये सभी चीजें समझने आने वाली है। क्वेश्चन क्या है कि एक परमाणु में 5 कोष हैं, 5 ही कोष दिए हुए, तो हमें मानने होंगे उसमें 5 ही कोष हैं। तो उत्सर्जन व अवशोषण रेखाएं ज्ञात करें, तो उसमें उत्सर्जन और अवशोषण रेखाएं हमें ज्ञात करनी है। उत्सर्जन रेखाएं मतलब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में रेखाएं, अवशोषण रेखाएं मतलब अवशोषण स्पेक्ट्रम में रेखाएं। अगर 5 कोष हैं, समझना एक परमाणु है उसमें इस तरह से हमने 5 कोष बना दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। अगर 5 कोष है तो मतलब n2 का मान तो हो गया 5 और n1 का मान हो गया 1। अगर उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में रेखाएं निकालनी है, फॉर्मूला है n2 - n1 n2 - n1 + 1 डिवाइड बाय 2। सॉल्व करोगे आंसर आएगा 10। अगर आप अवशोषण रेखाएं निकालेंगे तो केवल ये लाइमन के बराबर ही होंगी, और लाइमन में रेखाओं की संख्या कितनी होती है, n2 - 1 मतलब कितनी आएगी, 4। बात समझ में आ रही है। ये क्वेश्चन पूरे स्पेक्ट्रम को समराइज करता है, पूरे स्पेक्ट्रम को समराइज करता है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को डायग्राम से भी कर सकते हैं। कैसे भाई, 5 कोष हैं तो सबसे पहले लाइमन की रेखाएं बना दी, ये रही लाइमन की रेखाएं। उसके बाद में बामर की रेखाएं बना दिया, ये बामर की रेखाएं हैं। उसके बाद में पाश्चन की रेखाएं बना दी, उसके बाद में ब्रैकेट की रेखाएं बना दी। ये जो स्पेक्ट्रम मैंने ड्रॉ किया, इस स्पेक्ट्रम को आप बोल सकते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। और अगर आप यहां पर रेखाओं की संख्या काउंट करोगे तो 4 3 2 1 कितना आने वाला है, 10। अगर आप इसी प्रकार से अगर आप एक अवशोषण स्पेक्ट्रम बनाएंगे, अवशोषण स्पेक्ट्रम के लिए मैंने ये वापस 5 कोष बना दिए, 5 कोष बना दिए। अवशोषण स्पेक्ट्रम में केवल लाइमन रेखाएं मिलेंगी, इस प्रकार का स्पेक्ट्रम ये मिलेगा। अगर आप यहां रेखाओं की संख्या देखोगे तो बच्चों यहां पर 4 ही है। खैर एग्जाम में हमें ये डायग्राम बनाने नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास समय है तो चीजें समझ सकते हैं बहुत डीप में, ताकि हम इस टॉपिक को कभी भी ना भूलें। बच्चों जनरली जब मैं इस टॉपिक को पढ़ाता हूं और जब बच्चे इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक इसको याद रखते हैं। इवन एग्जाम तक इसको रिवाइज करने में उन्हें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। तो कहने का मतलब इसको एक बार पढ़ लेना और ढंग से पढ़ लेना, कभी भी नहीं भूलेगा इसे। चलिए एक क्वेश्चन और है यहां पर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन परमाणु में किसी उत्तेजित अवस्था से आद्य अवस्था में संक्रमण के दौरान पराबैंगनी क्षेत्र में 5 रेखाएं प्राप्त होती हैं। इमेजिन करना पड़ेगा क्वेश्चन में। वापस पढ़ रहा हूं, चलिए इसमें हाइड्रोजन परमाणु में किसी उत्तेजित अवस्था से आद्य अवस्था में संक्रमण के दौरान पराबैंगनी क्षेत्र में 5 रेखाएं प्राप्त होती हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन किसी उत्तेजित अवस्था से मतलब n से कहां पर आ रहा है, आद्य अवस्था तक आ रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें n2 का मान तो दिया हुआ है n और n1 का मान दिया हुआ है 1, और पराबैंगनी क्षेत्र में 5 रेखाएं हैं। बच्चों पराबैंगनी शब्द सुनते ही आपको कौन याद आएगा, लाइमन। लाइमन श्रेणी में जो किरणें निकलती हैं वो पराबैंगनी किरणें होती हैं। यानी कि हमें यहां पर लाइमन श्रेणी में 5 रेखाएं दी हैं, 5 रेखाएं दी हैं। और हम जानते हैं कि लाइमन श्रेणी में रेखाओं की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, n2 - 1 बराबर 5 दिया है, मतलब n2 बराबर क्या होगा, 6। मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, छठे कोष से पहले कोष तक आ रहा है, छठे कोष से पहले कोष तक आ रहा है।
कैसे पता लगा? क्योंकि लाइमन में 5 रेखा, वो कब मिल पाएगी? तब जब इलेक्ट्रॉन छठे कोश से चलना प्रारंभ होगा। कहां तक आएगा? पहले कोश तक आएगा। अब क्वेश्चन यह है कि अवरक्त क्षेत्र में रेखाएं कितनी होंगी? अवरक्त क्षेत्र में रेखाएं कितनी होंगी? भाई सिंपल है कि अवरक्त क्षेत्र सुना अगर हमने तो लाइमन को छोड़ दो, बामर को छोड़ दो, बाकी सबको काउंट कर लो। उसमें अवरक्त क्षेत्र में रेखाएं आती हैं, यानी कि अगर अवरक्त क्षेत्र में रेखाएं निकालनी है तो पाश्चन प्लस ब्रैकेट प्लस फुंड प्लस हम्फ्री, इन चारों को जोड़ दो। पाश्चन में रेखाएं निकालनी है, पाश्चन में रेखाओं की संख्या कैसे निकालेंगे? n2 माइनस 3, जो कितना आएगा 3, n2 माइनस 4 2, n2 माइनस 5 1, और ये कितना आएगा 0। सबको ऐड कर दो, कितना आएगा 6 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो बस सिंपल सी बात है, यहां पर हमने पराबैंगनी क्षेत्र में रेखाएं दी थी, उससे हमने n2 का मान निकाल लिया और उसके बाद में जो पूछा था उसको हमने सॉल्व कर लिया।